स्वागत है आपका अंजारा इस जोन में। आइए आज लक्ष्मीकांत के 5वां चैप्टर है ना, 5वां चैप्टर का अध्ययन करेंगे आज, है ना। संघ एवं इसका क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में, इसका क्षेत्र के बारे में देखेंगे क्या है। संघ एवं इसका क्षेत्र 5वां चैप्टर का नाम है, ये देखते हैं ना। देखिए यहाँ क्या है, संविधान के भाग जो कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 1 है के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक संघ एवं इसके राज्य क्षेत्रों की चर्चा की गई है ना। राज्यों का संघ यहाँ बार-बार परीक्षा में पूछी जाती है, चाहे स्टेट पीसीएस हो। हालांकि यूपीएससी में नहीं पूछे गए हैं इस तरह के संघ का है क्या कि या फेडरेशन है, तो ये स्टेट पीसीएस में बनते हैं सवाल, है ना। आपको स्टेटमेंट के थ्रू दिया जा सकता है ना। देखते हैं अनुच्छेद 1 में कहा गया कि इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों का समूह के राज्यों का संघ होगा। भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा, है ना। यूनियन होगा, है ना। कहीं संघ लिखा है और यूनियन लिखा है तो यूनियन पे क्लिक करना है आपको। हाँ, ये व्यवस्था 2 बातों को स्पष्ट करती है, एक देश का नाम, दूसरे राज्य पद्धति का प्रकार। संविधान सभा में देश के नाम को लेकर किसी तरह का कोई, है ना, विवाद नहीं है। कुछ सदस्यों ने सलाह दी कि इसके परंपरागत नाम भारत को रहने दिया जाए, जबकि कुछ ने आधुनिक नाम इंडिया को वकालत की। इस तरह संविधान सभा ने दोनों को स्वीकार किया, इंडिया जो कि भारत, है ना। इंडिया दैट इज भारत, ये शब्द का चर्चा है। दूसरे देश को संघ बताया गया है ना। यद्यपि संविधान का ढांचा संघीय है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार राज्यों का संघ, है ना, यहाँ पे दिया, देखिए। राज्यों के स्थान पर महत्व देने के 2 कारण हैं। एक, भारतीय संघ राज्यों के बीच में कोई समझौते का तो परिणाम नहीं है, किसी भी तरह का एग्रीमेंट नहीं है, जैसे कि अमेरिकी संघ में। और 2, राज्य के संघ में विभक्त होने का कोई अधिकार भी नहीं, है ना। ये संघ है, ये विभक्त नहीं हो सकता। पूरा देश एक है जो विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक सुविधा के लिए बटा हुआ है। उस दिन भी मैंने आपको बताया था। ये देखते हैं अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र के तो 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कितने क्षेत्रों में? 3 श्रेणियों में, 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। ये देखते हैं पहला क्या है, राज्यों के क्षेत्र, जो स्टेट के एरियाज हैं उसको बांटा गया है। सेकंड है क्या है कि संघ क्षेत्र, जो यूनियन है, चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो, है ना, वो होंगे। उसके बाद थर्ड क्या है, ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत द्वारा अधिकृत किया जा सकता है। तो कितने होगा? आर्टिकल 3 के अनुच्छेद 1 के तहत, आर्टिकल 1 के तहत 3 प्रकार के राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के नाम, उनके क्षेत्र विस्तार को संविधान की पहली अनुसूची में दर्शाया गया, फर्स्ट शेड्यूल में दर्शाया गया है। इस वक्त, है ना, 28 राज्य एवं 9 केंद्र शासित क्षेत्र है। बिल्कुल। राज्यों के संदर्भ में संविधान के उपबंध की व्यवस्था सभी राज्यों पर समान रूप से लागू होगी, है ना। भाग 21 के अंतर्गत कुछ राज्यों के लिए विशिष्ट उपबंध इनमें शामिल है महाराष्ट्र, है ना, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, है ना, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, है ना, ये सबको दिया गया। अतिरिक्त इसके अतिरिक्त क्या है, इसके अलावा ये 5th शेड्यूल के 6ठी अनुसूचियों में राज्यों के भीतर, है ना, अनुसूचित एवं जनजाति जो SC और ST है के लिए प्रशासन के लिए विशेष उपबंध है। उल्लेखनीय है कि भारत के क्षेत्र में भारत का संघ से ज्यादा व्यापक अर्थ समेटे हैं, क्योंकि बाद वाले में सिर्फ राज्य शामिल है, जबकि पहले में न केवल राज्य वरना बल्कि संघ शासित क्षेत्र एवं वे क्षेत्र हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा भविष्य में अधिकृत किया जा सकता है ना। अगर मान लीजिए 1935 के बाद अगर हम, है ना, अभी के टाइम में बात अगर हम करें, अगर हम जैसे बांग्लादेश है, बांग्लादेश को भारत के अंदर अगर हम कर दें तो क्या हो जाएगा, वो वहाँ के भी नागरिक क्या हो जाएंगे, भारत के नागरिक हो जाएंगे। या पाकिस्तान को अगर हम भारत में शामिल कर देंगे, है ना, तो वो भी हो जाएगा, है ना। तो वो भी इसमें आता है ना। वही जरा देखते हैं यहाँ पे, एक संपूर्ण भू राज्य होने के नाते भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत विदेशी क्षेत्र का भी अधिग्रहण कर सकता है। बिल्कुल। धरण के लिए सत्ता हस्तांतरण, संधि के अनुसार खरीद, उपहार या लीज व्यवसाय अभी तक किसी मान्य शासक ने अधिकृत नहीं किया। जीत या हराकर, उदाहरण के लिए भारत ने संविधान लागू होने के बाद कुछ विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण भी किया है ना, जैसे दादर और नगर हवेली में दिया है। दादर नगर हवेली, गोवा, दमन और दीव, पुदुचेरी, सिक्किम, इन क्षेत्रों का अधिग्रहण के बाद में आगे चर्चा करेंगे, है ना। अनुच्छेद 2 में संसद को यह शक्ति दी गई है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। इस तरह अनुच्छेद 2 आर्टिकल 2 में क्या है
कि संसद 2 शक्तियाँ प्रदान करती है। नए राज्यों को भारत के है ना संघ में शामिल करना, नए राज्यों के गठन करने की शक्ति, पहली शक्ति उन राज्यों में प्रवेश को लेकर जो पहले से अस्तित्व में है, जबकि दूसरी शक्ति नए राज्यों के अस्तित्व में नहीं है के गठन को लेकर है। अर्थात अनुच्छेद 2 उन राज्यों जो भारतीय संघ के हिस्से में नहीं है के प्रवेश एवं गठन से संबंधित है। दूसरा है कि आर्टिकल 3 है ना अनुच्छेद 3 भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित है। दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 3 में भारतीय संघ के राज्यों को न परिसीमन की व्यवस्था करता है। नेक्स्ट पेज देखते हैं क्या दिया है। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित संसद की शक्ति क्या है? अगर राज्यों की हम जो स्टेट के अगर हम ऑर्गेनाइजेशन करेंगे है ना ऑर्गेनाइजेशन पुनर्गठन तो संबंधी है ना पार्लियामेंट्री के पास क्या पावर्स हैं, क्या शक्ति है, आइए देखते हैं। किसी राज्य में उस राज्य का क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों या राज्यों की भागों को मिलाकर अथवा किसी नए राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सके। जैसे बिहार से झारखंड हुआ है ना, एमपी से छत्तीसगढ़ हुआ है ना, बहुत सारे स्टेट हुए हैं ना। किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगी, किसी राज्य क्षेत्र को घटा सकेगी, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करेगा बिल्कुल है ना, किसी राज्य के नाम में भी परिवर्तन कर सकता है आर्टिकल 3 के तहत। हालांकि इस संबंध में अनुच्छेद 3 में 2 शर्तों का उल्लेख किया गया है कि एक उपरोक्त परिवर्तन से संबंधित कोई अध्यादेश राष्ट्रपति को पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है, और दूसरा क्या है कि पूर्व राष्ट्रपति उस अध्यादेश से संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजता है। यह मत निश्चित समय सीमा के भीतर दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त संसद जो पार्लियामेंट्री है, संसद की नए राज्यों का निर्माण करने की शक्ति में किसी राज्य या संघ क्षेत्र के किसी भाग को किसी अन्य राज्य संघ क्षेत्र में मिलाकर अथवा नए राज्य या संघ क्षेत्र में मिलाकर है ना संघ का निर्माण कर सकती है। अब देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में। यह संसद राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं और इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, भले ही उसका मत समय पर आ गया हो। संशोधन संबंधी अध्यादेश है ना जो ऑर्डिनेंस है, संसद में आने पर ही हर बार राज्य के विधानमंडल के लिए नया संदर्भ बनाना जरूरी नहीं है। संघ क्षेत्र के मामले में संबंधित विधानमंडल के संदर्भ में कोई आवश्यकता नहीं है। संसद जब उचित समझे स्वयं कदम उठा सकती है। इस तरह स्पष्ट है कि संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि वह नए राज्य बनाने में, उसमें परिवर्तन करने, नाम बदलने या सीमा परिवर्तन के करने उसमें राज्यों की अनुमति दे। बिल्कुल देखिए कदम उठा सकती है। दूसरे शब्दों में संसद अपने अनुसार भारत के राजनीतिक मानचित्र को है ना पुनर्निर्धारण भी कर सकती है। हमारे जो मानचित्र जो पॉलिटिकल मैप्स है हमारे देश के है ना, तो उसको भी संसद क्या कर सकती है, चेंजेस कर सकती है। क्योंकि जब हम किसी देश के है ना भारत के अधीन लाएंगे तो वहाँ पे ज्योग्राफी चेंजेस होगा है ना। इस तरह संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता या राज्य के अस्तित्व को गारंटी नहीं दी गई है। इस तरह भारत की को सही कहा गया है विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ है। राज्य विभक्त है लेकिन संघ क्या है, अविभाज्य है, इसका कोई भाज्य नहीं हो सकता। संघ सरकार राज्यों को समाप्त कर सकती है जबकि राज्य सरकार संघ को समाप्त नहीं कर सकती। दूसरी तरफ अमेरिका में क्षेत्रीय एकता या राज्यों के अस्तित्व के द्वारा संविधान गारंटी दी गई है। अमेरिकी संघ सरकार के नए राज्यों का निर्माण की सीमाओं में परिवर्तन बिना संबंधित राज्यों की अनुमति के नहीं कर सकता, इसलिए अमेरिका को अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य है ना अविभाज्य संघ कहा जाता है ना। ये देखते हैं यहाँ पे आर्टिकल 4 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 4 में स्वयं घोषित किया गया है कि नए राज्यों में प्रवेश या गठन, नए राज्यों के निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन कि संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी अनुच्छेद 368 जो आर्टिकल भाग 20 में है 368 आर्टिकल 368 है ना जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं हो सकता है ना। लेकिन ये सारी जो चीजें हो रही है किस बहुमत से होगा, साधारण बहुमत से। क्या संसद को यह भी अधिकार है कि वह किसी राज्य के क्षेत्र को समाप्त कर भारतीय क्षेत्र के किसी अन्य देश को देते? बिल्कुल ये नहीं है। ये प्रश्न उच्चतम न्यायालय के सामने तब आया जब 1960 में राष्ट्रपति द्वारा एक संदर्भ के जरिए इस बारे में पूछा गया कि केंद्र सरकार का निर्णय पेरुबारी संघ यानी पश्चिम बंगाल पर पाकिस्तान का नेतृत्व ने राजनीतिक विद्रोह और विवाद को जन्म दिया है, जिस कारण राष्ट्रपति से संदर्भ लिया गया। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद की शक्ति राज्य की सीमा समाप्त करने और भारतीय क्षेत्रों को अन्य देश देने की नहीं है ना। बिल्कुल यह कार्य अनुच्छेद 367 में ही संशोधन किया जा सकता है। इस तरह 99वें संविधान संशोधन है ना 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडिंग एक्ट है ना 1960 के प्रभावी होने पर
उक्त क्षेत्रों को पाकिस्तान स्थानांतरित कर दिया गया। दूसरी तरफ 1969 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि भारत और अन्य देशों के बीच सीमा निर्धारण विवाद को हल करने के लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं है। यह कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। इसमें भारतीय क्षेत्र को विदेशी स्वप्न शामिल नहीं है। बांग्लादेश के साथ क्षेत्रों का आदान प्रदान जरा देखते हैं। आज वही बांग्लादेश है ना, इस तरह का है ना तख्ता पलट है, क्योंकि बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना है ना, वो वहां से भाग के भारत में विचरण है उसका लिया हुआ। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 को इसलिए अधिनियमित किया गया है कि भारत द्वारा कुछ भूभाग का अधिग्रहण किया जाए, जबकि कुछ अन्य भूभाग को बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया जाए। उस समझौते के तहत जो भारत और बांग्लादेश की सरकारों के बीच हुआ, इस लेन-देन को है ना 111 विदेशी अंतः क्षेत्र को बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया गया। 111 जबकि बांग्लादेश ने 51 अंतः क्षेत्रों को भारत को हस्तांतरित किया। इसके साथ ही इस लेन-देन में प्रतिकूल देखा का हस्तांतरण 6.1 किलोमीटर असीमांकित सीमाई क्षेत्रों का सीमांकन भी शामिल था। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो भारत का अगर किसी के साथ सबसे ज्यादा है ना जो स्थल मंडल जो स्थल क्या बोलते हैं उसको बाउंड्री टच करता है, वो सीमा रेखा सबसे ज्यादा 4096 किलोमीटर है बांग्लादेश के साथ भारत की बॉर्डर शेयर कर, क्योंकि मेरा नेबरिंग कंट्री है हम लोग का है ना, बॉर्डर शेयर करता है ना। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों के है ना वहाँ पे आ जाने से इस तरह का माहौल बहुत ही गंदा बना हुआ है। इन 3 उद्देश्यों के लिए संशोधन ने 4 राज्यों में असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय तथा त्रिपुरा के भूभाग से जुड़े पहली अनुसूची फर्स्ट शेड्यूल के प्रावधानों को भी संशोधित कर दिया है। भारत और बांग्लादेश की लगभग 4096.7 किलोमीटर लंबी साझी और जिसमें जमीनी सीमा है। भारत पूर्वी पाकिस्तान जमीनी का सीमा का है ना निर्धारण 1947 में रेड क्लिफ अवार्ड के अनुसार हुआ था। विवाद रेड क्लिफ अवार्ड के कुछ प्रावधानों को लेकर हुआ। इनका समाधान 1950 के है ना बग्गे अवार्ड के अनुसार किया गया था। पुनः एक कोशिश इन विवादों के समाधान के लिए 1958 में नेहरू नून समझौतों के द्वारा है ना की गई। हालांकि बेरूबार यूनियन को विभाजन को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती की गई है ना। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुपालन में संविधान नाइन्थ शेड्यूल 9th अमेंडिंग में अधिनियम 1960 में पारित किया गया। लगातार मुकदमेबाजी तथा अन्य राजनीतिक घटनाक्रमों के चलते यह अधिनियम अधिसूचित नहीं किया जा सका। भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान बांग्लादेश के भूभागों को लेकर 16 मई 1974 को बांग्लादेश की जमीनी सीमा के सीमांकन एवं संबंधित मामलों को दोनों देशों के साथ एग्रीमेंट हुआ। इस जटिल मुद्दे को हल किया जा सका। इस समझौते को भी अभी पुष्टि नहीं की जा सकी, क्योंकि जमीन के हस्तांतरण का मामला था। इसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत थी। इस संबंध में जमीन उस क्षेत्र विशेष को चिन्हित करने की जरूरत थी जिन्हें हस्तांतरित किया जाना था। इसके पश्चात असीमांकित जमीनी सीमा प्रतिकूल कब्जे वाले भूभाग अथवा अंतः क्षेत्रों के आदान प्रदान को विकसित कर 6 सितंबर 2011 को प्रोटोकॉल पर दस्तखत कर इस मुद्दे को हल करने का प्रयास किया गया। भारत बांग्लादेश के बीच जमीनी सीमा समझौता 1974 का अभिन्न हिस्सा है। इस प्रोटोकॉल को असम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल राज्य सरकारों के सहयोग एवं सहमति से तैयार किया गया है ना। देखिए 1950 में भारतीय क्षेत्र उस समय राज्य जो हुआ करते थे ABCD कैटेगरीज में हुआ करते थे। ए में देखिए कौन कौन से राज्य हैं, असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश। यहाँ पे देखिए उड़ीसा, पंजाब। संयुक्त प्रांत किसको बोलते हैं? यूपी को। उसके बाद पश्चिम बंगाल 9th स्टेट हुआ करता था ए में। अगर हम बी में अगर हम बात करें, यहाँ पर भी 9th स्टेट हुआ करता था हैदराबाद है ना। जम्मू कश्मीर, मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश की बात है, मैसूर, पटियाला, पूर्वी पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, मध्य प्रदेश। सी में अगर हम बात करें तो अजमेर हुआ करता था, भोपाल है ना, बिलासपुर, कुछ बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा। और डी में हुआ करता था मात्र एक यूटी हुआ करता था, इसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना। आपको कमेंट करके बताना है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक भारत का एक्टिव ज्वालामुखी, उसका नाम क्या है। केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यों का उद्भव देखते हैं। देशी रियासतों का एकीकरण। आजादी के समय भारत में राजनीतिक इकाइयों को दो श्रेणी थी, 2 कैटेगरीज थी। ब्रिटिश प्रांत ब्रिटिश सरकार के शासन के अधीन और देशी रियासतें राजा शासन के अधीन। लेकिन ब्रिटिश राजशाही से संबंध भारतीय स्वतंत्र अधिनियम 1947 के अंतर्गत 2 स्वतंत्र, 2 इंडिपेंडेंट पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया गया।
देशी रियासतों को 3 विकल्प दिए गए। जो प्रेसिडेंसी जो देशी रियासत थी, है ना? उसमें कितने विकल्प दिए गए? 3 ऑप्शन दिए गए हैं, भारत में शामिल हो, पाकिस्तान में शामिल हो या स्वतंत्र रहे। 552 देशी रियासतों भारत की भौगोलिक सीमा में थी। 549 में से भारत में शामिल हो गया और बची हुई 3 रियासतें हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। यद्यपि कुछ समय बाद इन्हें भी भारत में मिला लिया गया। अभी फिलहाल तीनों है। हैदराबाद की पुलिस कार्रवाई के द्वारा पूछेगा, हैदराबाद को किसके द्वारा? पुलिस कार्रवाई के द्वारा, जूनागढ़ को जनमत के द्वारा, प्लेबिसाइट के द्वारा, कश्मीर को विलय पत्र के माध्यम से, है ना, भारत में शामिल किया गया। अब भारत का भी क्या है? जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है ना? 1950 में संविधान ने भारतीय संघ के राज्यों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया। भाग ए, देखिए ध्यान, क, ख, ग, राज्य का ABCD करके। ये सभी संख्या 29 थी। अगर बात करें कितने हैं? 9 दूना 18, 10, 28, 29 हो गया। भाग के क में वे राज्य थे जहां ब्रिटिश भारत का गवर्नर का शासन था। भारत क्या कहा कि भारत ए में क्या था? जहां पे ब्रिटिश गवर्नर का शासन है ना? जहां ब्रिटिश गवर्नर का शासन था। भाग बी में 9 राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन था। यहाँ पे हैदराबाद का निजाम पढ़ते हैं ना हम लोग, है ना? यहाँ पे ये क्या था? शाही शासन था यहाँ पे। भाग सी में अगर ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्तों का शासन था यहाँ पे, है ना? और भाग डी में कुल 10, है ना, कुल राज्य क्या केंद्र शासित प्रदेश थे। एकमात्र यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह अकेले भाग ग में रखा गया था। धारा आयोग की जेपी समिति, है ना? यहाँ पे देखते हैं देशी रियासतों का शेष भारत में एकीकरण, है ना, विशुद्ध रूप से अस्थायी व्यवस्था थी। इस देश के विभिन्न भागों में विशेष रूप से दक्षिण में उठने लगी। राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठन हो। जून 1948 में यहाँ पे देखिए भारत सरकार ने एसके धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश की। आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों का जो पुनर्गठन है भाषाई कारक के बजाय प्रशासनिक सुविधा के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटीज के अनुसार अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसके अत्यधिक असंतोष फैल गया है ना? परिणाम स्वरूप कांग्रेस द्वारा दिसंबर 1948 में एक अन्य भाषाई प्रांत समिति का गठन किया गया। इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया शामिल थे। इसीलिए जेवीपी बोलते हैं, है ना? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया, जिसे जेवीपी समिति के रूप में जाना गया। इसने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में पेश की और इस बात की औपचारिक रूप से अस्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा नहीं होनी चाहिए, भाषा ही होनी चाहिए। हालांकि अक्टूबर 1953 में, है ना, भारत सरकार को भाषा के आधार पर पहले राज्य के गठन के लिए मजबूर होना पड़ा। जब मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को पृथक कर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। इसके लिए एक लंबी विरोध आंदोलन हुआ जिसके अंतर्गत 56 दिनों तक की भूख हड़ताल के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता पट्टरू श्रीरामुलु का निधन हो गया, है ना? हाँ, देखते हैं फजल अली आयोग। फजल अली आयोग, है ना, आंध्र प्रदेश के निर्माण से अन्य क्षेत्रों में भाषा के आधार पर राज्य बनने की मांग उठने लगी। यहाँ पे देखिए इसके कारण भारत सरकार, है ना, एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में गठित करने के लिए विवश होना पड़ा। 3 सदस्य है। इसके अन्य 2 सदस्य थे के.एम. पनिक्कर, एच.एन. कुंजरू। इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की और इस बात का व्यापक रूप से स्वीकार किया है ना कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए, लेकिन इसने एक राज्य एक भाषा के सिद्धांतों को अस्वीकार कर दिया। इसका मत था किसी भी राजनीतिक इकाई का पुनर्निर्धारण में भारत की एकता की प्रमुखता दी जानी चाहिए। समिति ने किसी राज्य पुनर्गठन योजना के लिए 4 बड़े कारकों की पहचान की। पहला क्या है? देश की एकता एवं सुरक्षा, अनुरक्षण अनुरक्षण एवं संरक्षण, कंजर्वेशन की बात की। भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता की बात करता है। वित्तीय, आर्थिक एवं प्रशासनिक तरक्की के बारे में दिया, है ना? उसके बाद क्या है? प्रत्येक राज्य में दूसरे पर पूरे देश में लोगों के कल्याण के लिए योजना और उसका संवर्धन, वैल्यूएडिशन होना चाहिए। आयोग ने सलाह दी कि मूल संविधान है के अंतर्गत 4 जो डायमेंशन है राज्य और क्षेत्रों के वर्गीकरण को समाप्त किया जाए और 16 राज्यों में 3 केंद्र शासित प्रशासित क्षेत्रों का निर्माण किया जाए। भारत सरकार ने बहुत कम परिवर्तनों के साथ इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा भाग, है ना, ए और बी के बीच की दूरी को समाप्त कर दिया गया और भाग सी को खत्म कर दिया गया।
में से कुछ को पड़ोसी राज्यों के साथ मिला दिया गया, तो कुछ को संघ-शासित क्षेत्रों के तौर पर पुनः स्थापित किया गया। परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया है ना? आइए ज़रा देखते हैं राज्य के बारे में यहाँ पे क्या दिया गया है। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है। वो कितने थे 14 राज्य कौन-कौन है, ज़रा आपको दिखाते हैं 1956 में भारतीय क्षेत्र में। पहला आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मुंबई, जम्मू एंड कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, है ना? अगर संघ शासित क्षेत्र की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहले से है, उसके बाद दिल्ली बना, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप जिसको बोलते हैं मिनिकॉय और दामिनी द्वीप समूह, मणिपुर और त्रिपुरा, है ना? और यहाँ पे देखते हैं इम्पोर्टेंट है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा कोचीन राज्य के त्रावणकोर तथा मद्रास राज्य के मालाबार तथा दक्षिण कन्नड़ के कसरगोडे को मिलाकर एक नया राज्य केरल स्थापित किया गया। इस अधिनियम ने हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्र और आंध्र राज्य को मिलाकर एक नए राज्य आंध्र प्रदेश की स्थापना की। उसी प्रकार मध्य भारत राज्य, विंध्य प्रदेश राज्य तथा भोपाल राज्य को मिलाकर किसका निर्माण किया गया? मध्य प्रदेश का, है ना? यहाँ पे देखिए मैसूर राज्य, पटियाला, पंजाबी सबको मिलाकर ऐसे अमीनी द्वीप को मिलाकर किया गया, जो बताया वहाँ पे मैंने। 1956 के बाद बनाए गए नए राज्यों में संघ शासित क्षेत्र की बात करें, अब महाराष्ट्र, गुजरात। 1960 में द्विभाषी राज्य बम्बई को 2 पृथक राज्यों में विभक्त किया गया। महाराष्ट्र मराठी भाषी लोगों के लिए, गुजरात गुजराती भाषाओं के लिए 15वां राज्य था ये। 1954 में इसके स्वतंत्र होने से पूर्व यहाँ पुर्तगाल का शासन था। 1961 में यहाँ के लोगों द्वारा स्वयं चुना गया। 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा इस क्षेत्र को, है ना, संघ शासित में बदला गया। गोवा दमन द्वीप को देखें तो 1961 में पुलिस की कार्रवाई के थ्रू 1987 में कब बना है? पूर्ण राज्य बना है। उसके बाद पुदुचेरी की बात करें तो 1954 में और 1962 तक उसका प्रशासन 14वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। उसके बाद नागालैंड की बात करें 1963 में 16वें राज्य का दर्जा मिला 1961 में। उसके बाद बात करें हरियाणा और चंडीगढ़ की, हिमाचल प्रदेश 1966 में 17वें राज्य के रूप में बना। शाह आयोग यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय 1972 में। ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी है, एनएच को बोलते हैं। ये सारे देखना। सिक्किम की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए 1974 में, हाँ, 22वां राज्य बना है। यहाँ पे देखते हैं मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा को 1987 में 23वें, 24वें, 25वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया है। उसके बाद छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये 2000 में कौन सा बना? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बना है ना? 26, 27 और 28वें राज्य के रूप में, है ना? उसके बाद तेलंगाना बना लेटेस्ट वर्ष 2014 में। आंध्र प्रदेश को काटकर 29वें राज्य के रूप में भारत के अस्तित्व में आया। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दोनों क्या बन गए? जो राज्य था वो यूनियन टेरिटरी हो गया, बन गया। तो यहाँ पे देखिए छट गया है, जम्मू एंड कश्मीर आपको नहीं मिलेगा। तो 28 स्टेट है और 9 क्या है? संघ शासित क्षेत्र है, केंद्र शासित प्रदेश, है ना? इसको पूरा मैप के थ्रू बनाइए, कौन सा स्टेट कहाँ पे है और एक उसकी सबकी कैपिटल लिखिए, है ना, किसका कैपिटल कहाँ पे है। और ये केंद्र शासित प्रदेश को एक मैप के थ्रू आप जरूर बना के डिवीजन कीजिए एक बार। हाँ, और कौन किस किस एक, है ना, बताइए कि एक शेड्यूल बनाइए कौन सा स्टेट कब बना है ना? तो आपको एक रिकॉल हो जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर और उसके बाद लद्दाख को बताया है इसके बारे में। नामों में परिवर्तन के बारे में बताया है ना? यह है इम्पोर्टेंट, कब कौन बना है इसमें दिया गया है। प्रावधान कौन कौन से प्रावधान है यहाँ पे देखिए। इंडियन पॉलिटी है ना? उसके बाद आर्टिकल यहाँ पे दिया गया है कि संगम क्षेत्र का नाम, नए राज्यों का नामांकन अथवा स्थापना 2 में 2A में भी सिक्किम संघ के साथ संबंध निरस्त कर दिया गया। 3rd में देखिए क्या है, नए राज्यों की स्थापना, मौजूदा राज्यों के क्षेत्रफल सीमा में परिवर्तन करना है तो आर्टिकल 3 के तहत। तो आपको बताना है कौन सा बहुमत से होगा। 4 में दिया है कि अनुच्छेद 2-3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिनके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची के अनुपूरक, अनुषंगिक, अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सकता है। चौथा में दिया गया है ना? ये तो इम्पोर्टेंट था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना?
तब तक के लिए एंजॉय।